नमस्कार छात्रों। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं क्या इतिहास क्लास 10th के इतिहास के प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में देखा क्या कि 5वें चैप्टर तक के हमने वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ आए हैं छठे चैप्टर और इसके छठे चैप्टर इतिहास का क्या है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। हमारा सब लोगों का प्लान क्या है कि 10th के एग्जाम से पहले पहले जितने भी सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसीलिए हमने इतिहास के आज छठे चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो आप सब लोग बने रहिए बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि जो लोग बने रहेंगे उनका 400 प्लस नंबर जाना तो तय है। क्योंकि इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करवा दिया जा रहा है कि 50% जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बनाने का प्रयास रहेगा आप सब लोगों का, और बनेगा क्यों नहीं बनेगा जी। यहाँ हमने जो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कवर जो करवा रहे हैं आपको, तो इसका फायदा तो आपको मिलना चाहिए ना। और आप जो हमारे साथ बैठ करके जो 15-15 10-10 मिनट का वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसका फायदा तो मिलना चाहिए आपको। तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, धैर्य बना करके रखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 1912 ईस्वी में। अर्थात कहने का मतलब ये बंगाल था और बंगाल से आधा काट करके निकाला गया क्या, बिहार। और ये कब निकला, 1912 ईस्वी में। इसी चीज के बारे में हम फिर से आपको कह रहे हैं कि बिहार से उड़ीसा भी अलग हुई है। जैसे देख लीजिए, सपोजेट इसको समझेंगे कैसे, ये सपोजेट पूरा बंगाल है, ठीक है। इसको बीच से बांट दिए तो इस तरफ बंगाल हो गया और इस तरफ का बिहार हो गया। बिहार फिर से इस हिसाब से दो भागों में बटा, और ये बटा कब, 1936 ईस्वी में। और 36 में इससे अलग हो गया उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद बिहार पुनः इस हिसाब से बट गया 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में तो इधर हो गया झारखंड और इस तरफ हो गया बिहार। ये हमसे पूछ रहा है। और ये देखिए, जो बंगाल है ये भी दो भाग में बटा और ऐसे बटा, और इस तरफ हो गया बांग्लादेश और इस तरफ का भाग हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। इस हिसाब से बंगाल का विभाजन हुआ था। पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 1912 ईस्वी में इसको बिहार का पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना। अभी हमने आपको बताया 2000, इसका स्मॉल डेट है, आप बात भी कर लीजिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन कर झारखंड अलग हुआ था। अगले प्रश्न देखिए क्या, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। हमने अभी बताया आपको 1912 ईस्वी में। बहुत अच्छा, इसी को कहते हैं धैर्य। देखिए पूछ ही दिया, क्या बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ। तो 1936 ईस्वी में, इसे याद कीजिएगा क्योंकि 35 नहीं 36 होगा। तो बिहार से उड़ीसा कब, तो 1936। झारखंड कब, तो 2000 पूरा पूरी। और बंगाल से कब अलग हुआ, तो 12 में। बहुत अच्छे, तीनों ईस्वी याद रखना है। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटस का राजदूत था। अब ये सेलुकस निकेटस कौन हो गया जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का आप कह सकते हैं ससुर जी थे सेलुकस निकेटस। और यही अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्रा, जैसे विवाह के बाद उसके साथ कोई जो आता है ना, एक छोटा सा बालक, तो ये सेलुकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था किसको, मेगास्थनीज को, कि जाइए देखिए तो हमने जो दामाद ढूंढा है बिहार का मगध का, जो पाटलिपुत्रा जिसका घर है उसके यहाँ का क्या व्यवस्था है। ऐसे करके इन्होंने भेजा था। और इसीलिए ये प्रश्न बनता, मेगास्थनी ने पाटलिपुत्रा किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगले प्रश्न देख लीजिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे, तो उन्होंने बताया बहुत सारे पाटलिपुत्रा के बारे में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है कि पाटलिपुत्रा में जो समिति थी उसमें 30 समिति में, मतलब इस समिति में टोटल 30 सदस्य थे, ऐसा करके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? तो ये उदयन के समय में ही राजधानी बनी, जबकि मगध की राजधानी, किसकी राजधानी? मगध की। और मगध की पहले राजधानी हुआ करता था राजगिरा, और राजगिरा से उदयन ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो अजात शत्रु। जैसे देखिए, अजात शत्रु सिर्फ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया, और जबकि इसको राजधानी बनाने वाला उदयन था। ठीक है, इस बातों को गौर कीजिएगा, मिस नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न आइए। पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवन का निर्माण देवताओं ने किया है, यह कथन किसने कहा? तुम फाहियान के द्वारा यह कथन कही गई है। किसने? फाहियान। ये विदेशी चीनी यात्री है, जो कि जब पाटलिपुत्रा आए तो उन्होंने इस हिसाब से लकड़ी का महल देखा कि उसने बताया क्या कि ऐसा महल तो कोई आदमी बना ही नहीं सकता है, ये तो देवताओं का द्वारा किया गया निर्माण है, राजभवन है। ये शब्द फाहियान के द्वारा कही गई थी। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए। पटना में गोलघर, गोलघर गाना सुना है ना, गोलघर वाला, का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का हम सब ये तीनों नाम से जानते हैं, ये तो हिंदी में भी पढ़ना है क्या, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये तीनों नाम से हम सब पटना को जानते हैं, तो इसलिए सही डी होगा। अगले प्रश्न देखिए। किस वस्तु के भंडार के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? देखिए, पटना का जो गोलघर बना है ना, वो दृश्य के हिसाब से नहीं बना था, बल्कि अंग्रेज सरकार को वगैरह को अनाज रखने में परेशानियां हुआ करता था, और उसी इसीलिए वहां अनाज के गोदाम के लिए गोलघर को बनाया गया था कि अनाज ज्यादा से ज्यादा उसमें रखी जा सके। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। सिख गुरु के गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना, वही गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, पटना, पटना साहिब, पटना में हुआ जन्म। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो 10वें गुरु। अभी तो हमने ऊपर बताया, एकदम टकराते जा रहा, ऊपर बताते जा रहे, नीचे आते जा रहा। चलिए, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा कब की थी? तो रॉल्फ फिच के द्वारा 1856 ईस्वी में पटना की क्या की गई थी? यात्रा, मतलब अर्थात पटना घूमने आए थे। कौन? रॉल्फ फिच। अगले प्रश्न देखिए, यह देखिए, ये भी प्रश्न हम अभी ऊपर बताए हैं कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिर, क्योंकि राजगिर कुंड चलते हैं ना नहाने, एग्जाम देवे जेवे कीजिएगा आप सब, तो राजगीर में जिसका सेंटर जाएगा तो आराम से कुंड उंड नहा लेना राजगीर। चलिए अगले प्रश्न देखिए। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 1918 ईस्वी में बंबई में किराया कानून लागू किया गया था। अगले प्रश्न देख लीजिए। बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंस की राजधानी बनाई गई थी? तो 1919 ईस्वी में बंबई को बंबई प्रेसिडेंस की क्या राजधानी बना दी गई थी। अगले प्रश्न देखिए। बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो वहां बहुमंजिलीय इमारत थी, ये क्या, बंबई के चौल। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1863 ईस्वी में जमीन के अंदर मेट्रो वाला ट्रेन जी कब शुरू किया गया? तो 1863 ईस्वी में। अगले प्रश्न आते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1838 ईस्वी में। ईस्वी के लिए ज्यादा घड़बड़ाना नहीं है, ईस्वी कंप्लीट हम करवा देंगे एक वीडियो में एकदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के कितने भी ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ईस्वी बनेंगे उसमें क्या क्या घटना घटी है वो एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एक बार सुन लेना है। ठीक, अगले प्रश्न देख लीजिए। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख करें। तो उसमें से दो नगर काफी ज्यादा फेमस है, एक लीड्स और दूसरा मैनचेस्टर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1965 ईस्वी में सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगले प्रश्न देखिए। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बंबई थी, क्योंकि वाणिज्य की अर्थात व्यापारिक राजधानी बंबई ही थी। अगले प्रश्न आते हैं। आधुनिक नगर का विकास कब हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही औद्योगिक नगर का क्या होता है, विकास होता है। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये तो आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति, पिछले 5वें चैप्टर में हमने देखा कि औद्योगिकरण आए तो इंग्लैंड, इसीलिए नए शहरों का उदय भी इंग्लैंड में ही होगा। अगले प्रश्न देखिए। 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू की गई? तो कलकत्ता में, क्योंकि धुआं वगैरह से बचने के लिए धुआं निरोधी
कानून पारित किया गया था कलकत्ता में। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? तो यह 40 लाख तक पहुंच गई थी मात्र 70 सालों में। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, क्या है? शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? तो व्यक्तिवाद। शहरी जो सभ्यता है, जैसे शहर में अगर कोई भी गांव बदल रहा तो वहां व्यक्ति अपने आप से मतलब रखने लग जाता है, इसीलिए व्यक्तिवाद की भावना को बढ़ा। अगले प्रश्न आते हैं, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक थे? कौन व्यक्ति थे? तो मीयनर्स एड्रम मियनर्स थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्या दिया है? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना एबेंजरे हार्वर्ड ने बनाई। गार्डन सिटी की योजना एबेंजरे हार्वर्ड के द्वारा बनाई गई थी। अगले प्रश्न आइए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों क्यों किया गया था? चार्टिस्ट एक आंदोलन हुई थी जिसमें क्या किया गया था? बालिग पुरुषों को मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन की गई थी। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाई गई थी? तो ये लंदन में चला था। कौन सा? संयमता आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा उसको मतलब बंबई को दे दिया गया था, ब्रिटेन के राजा को। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वो दादा साहेब फाल्के के द्वारा निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न आइए, पेरिस का हौस मनीकरण किसने किया? तो पेरिस का हौसमैनीकरण बैरन हॉसमैन के द्वारा किया गया था, बैरन हॉसमैन। अगले प्रश्न आते हैं, क्या सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनः निर्माण का निर्माण कब किया गया था? तो 1852 ईस्वी में पेरिस का पुनः निर्माण किया गया था सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय के द्वारा। अगले प्रश्न क्या दिया है? क्या हार्वर्ड के विचार के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम क्या था? तो न्यू अजरविक था। ठीक है, आगे देखते हैं, तारिख ए दाऊद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अब्दुल्लाह। तारिख ए दाऊद पुस्तक अब्दुल्लाह के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न आते हैं, इंडिका किसकी रचना? अपने ऊपर बता चुका, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये आंसर गलत दिया, ठीक है, क्योंकि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न आते हैं, गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कुम्हार एक पार्क है जहां पर पटना में पड़ता है जगह, वहीं से गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण पता चलता। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है कि देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दुर्गा चरण राय के द्वारा यह एक उपन्यास है जो लिखा गया। अगले प्रश्न आइए, अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो संपत्ति का एकीकरण क्या होता है? संभव होता है। अगले प्रश्न आइए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता? तो महानगरों में, क्योंकि गांव में तो कम होता है, गांव कस्बा में तो और कम होता है, और नगर में तो कुछ ज्यादा होता है, लेकिन महानगर में सबसे ज्यादा आबादी होती है। चलिए अगले प्रश्न आइए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। अगले प्रश्न आइए, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को प्रभावित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो मध्यम वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। अगले प्रश्न देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण होता था? तो श्रमिक वर्ग, क्योंकि जो अमीर रहेगा वो गरीब मजदूरों का शोषण करेगा ही करेगा, इसलिए ये श्रमिक वर्गों का शोषण क्या होता था? ज्यादा होता था। अब अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया? 51 नंबर प्रश्न देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति है जो बढ़ी थी। उसके बाद लास्ट प्रश्न देखिए, क्या है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो 1 मई, मई महीने में, समझ रहे हैं, गर्मी, और एक ही मजदूर रहता है, अर्थात 1 मई, मई महीना याद रखिएगा मजदूर। और ये लास्ट प्रश्न था, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, अब देख लीजिए तो हमने छठे नंबर मतलब अर्थात छठे पाठ को कंप्लीट किया और आप सब लोग काफ़ी अच्छे मेहनत के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए, तो धन्यवाद।